हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण की करेंट अफेयर एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह अप्रैल 2024 महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उसके अंतर्गत करेंट अफेयर की एमसीक्यू से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके पूर्व में हमने अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी शॉर्ट नोट्स को अपलोड कर दिया था, उसी से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा आयोजित पहले जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या लगभग 718 है। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में देखने को मिलती है? देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि हिम तेंदुओं की जो संख्या का आकलन किया गया है उसके अनुसार वर्तमान समय में भारत में हिम तेंदुओं की कुल जो संख्या है वह 718 है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हिम तेंदुए लद्दाख में देखने को मिलते हैं। इसके पूर्व जब हमने अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें भी ये डेटा को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं की संख्या भारत के लद्दाख में देखने को मिलती है और लद्दाख में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वह 777 है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं, हिमाचल प्रदेश में 51 और सिक्किम में 21 है। तो स्वाभाविक है कि सर्वाधिक संख्या हिम तेंदुओं की कहां पर है? लद्दाख में, जहां पर संख्या है 477। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित विभूतियों के नामों पर विचार करिए। उपर्युक्त में से कितनों को वर्ष 2024 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? यानी कि यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से आपको नाम को चिन्हित करना है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह सही है। ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, यह भी सही है। एमएस स्वामीनाथन, यह भी सही है। चौधरी चरण सिंह, यह भी सही है। पीवी नरसिम्हा राव, यह भी सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा चुशुल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में स्थित है? देखिए, जो चुशुल क्षेत्र है वह काफी ज्यादा हमेशा न्यूज में रहता है, या बॉर्डर स्टेट में स्थित है, इसीलिए यह काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लद्दाख। जो चुशुल क्षेत्र है वह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो 3 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, समाचारों की सुर्खियों में रहा व्यास जी का तहखाना किस शहर में स्थित है? अभी न्यायपालिका में चैलेंज किए जाने के कारण व्यास जी का तहखाना जो जगह है वह काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। यह बेसिकली उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है व्यास जी का तहखाना। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024, ठीक है। तो इसी का एमसीक्यू है। हर एक महीने में आप देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत कुछ एमसीक्यू से संबंधित प्रश्न दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने के बाद मैं इस एमसीक्यू को भी हर एक महीने में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। आप लोग इसका प्रश्न अच्छे से सॉल्व किया करें, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने भैंसों एवं बुलबुल की पारंपरिक लड़ाई को अधिकृत तौर पर फिर से प्रारंभ करने की पहल प्रारंभ की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि असम। अगला है, प्रयोगशाला में विकसित मांस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि प्रयोगशाला में जो मांस विकसित किए जाते हैं उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सिंगापुर के रेस्टोरेंट और होटलों में प्रयोगशाला में विकसित मांस के व्यंजन परोसे जाते हैं, यह गलत है। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला में विकसित मांस शाकाहारी है, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी की ओर आइए, सेंट्रल मैरीन रिसर्च संस्थान कोची ने
प्रयोगशाला में मछली के मांस को विकसित करने की परियोजना प्रारंभ की है, यह गलत है। और प्रयोगशाला में विकसित मांस स्वाद, बनावट तथा पौष्टिक तत्वों के मामले में मूल उत्पाद की भांति होती है, यह भी गलत है। यानी कि अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना का हिस्सा है? देखिए, अगर देखा जाए तो इस परियोजना पर केंद्र सरकार के द्वारा 29 जनवरी 2024 ईस्वी को समझौता किया गया है राजस्थान सरकार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच। ठीक है, कौन कौन स्टेट? राजस्थान, MP एवं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में यह समझौता किया गया है। ठीक है, तो इस लिंक का हिस्सा कौन कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश इस लिंक का हिस्सा है। 29 जनवरी 2024 ईस्वी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच समझौता किया गया। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 8वां नंबर प्रश्न, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से किसे एल्बम ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि कौन सा कथन करेक्ट है? आप लोग ध्यान देंगे वर्ड पर, कौन सा कथन करेक्ट है, सही है? ऑप्शन ए, उनके गीत संग्रह मिडनाइट को 66वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, टेलर विश्व की पहली ऐसी शख्स हैं जिनके 4 गीत संग्रहों को एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी है, टेलर स्विफ्ट ने कुल 14 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो इसका अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, सारे विकल्प इसके सही है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 10 नंबर प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के दौरान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माइली साइरस के गीत फ्लावर को। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 11 नंबर प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में भारतीयों को मिले पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 3 ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन बी, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया 2 ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन सी, शंकर महादेवन 2 ग्रैमी पुरस्कार। और ऑप्शन डी, गणेश राजगोपालन 1 ग्रैमी पुरस्कार। तो प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को, शंकर महादेवन और गणेश राजगोपालन को 1-1 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी, क्योंकि ये तो 1 लिखा हुआ सही है, लेकिन शंकर महादेवन के सामने 2 ग्रैमी पुरस्कार लिखा हुआ है, जबकि इसका हो जाएगा 1 ग्रैमी पुरस्कार। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शक्ति बैंड दिस मोमेंट को प्रदान किया गया है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 13 नंबर प्रश्न है, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, पहला सेंटेंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित अबंडेंस इन मिलेट्स को 66वीं ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में नामित किया गया है। यह कथन यहाँ पर सही है। अगला है, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड
पश्तो को प्रदान किया गया है। तो यह कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 13 का करेक्ट आंसर ए सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल ए। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड पश्तो को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आसान प्रश्न है। 7 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि 7 फरवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंपई सोरेन। आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा जब गिरफ्तार किया गया था तो वे अपनी गिरफ्तारी से पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके जगह पर चंपई सोरेन वहां के नए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 15 नंबर प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट कर दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 7 फरवरी 2024 ईस्वी को उत्तराखंड की विधानसभा ने यूसीसी से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 16 नंबर प्रश्न, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसकी विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है। तो यह कथन क्या है, सही है। अगला, यह कानून उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा, यह भी कथन सही है। यह उत्तराखंड में एसटी समुदाय पर यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 44 में सारे देश में समान नागरिक संहिता अपनाए जाने की अपेक्षा की गई है, अभी सही है, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों अभी तक सही है। अगला, उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा पारित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है, यह भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। तो प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो सभी 4 कथन सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आइए 17 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश की सीमा से लोगों की वीजा युक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि म्यांमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना को, देखिए इसको जब मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित वीडियो को डिस्कस करा था तो उसमें हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। ठीक है, प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस बारे में निम्नलिखित में से किस कानून में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक करार दिया है। निम्नलिखित में से किस कानून में किए गए संशोधनों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड संबंधी सुनवाई के दौरान असंवैधानिक घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए, आयकर अधिनियम, यह सही है। ऑप्शन बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यह भी सही है। और ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम, यह भी सही है। यानी कि उपर्युक्त में से कितने सही हैं, तो सभी 3 स्टेटमेंट उपर्युक्त में देखा जाए तो सही है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व में कहाँ बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा निर्माण कराए गए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 14 फरवरी 2024 ईस्वी को, बेसिकली 13 और 14 फरवरी को प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पर थे। ठीक है, और 14 और 15 को कतर के दौरे पर थे। तो 14 फरवरी 2024 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा अबू धाबी यूएई में वहां पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2023 में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, तो एक बात यहाँ से स्पष्ट हो गई कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार भारत को 93rd रैंक प्राप्त हुआ है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों के नामों पर विचार करें। ऑप्शन ए संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन 2 है उर्दू साहित्यकार गुलजार, ऑप्शन 3 है हिंदी उपन्यासकार मृदुला गर्ग और ऑप्शन 4 है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपर्युक्त में से कितनों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन व्यक्तियों को चयन किया गया है। तो जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यहाँ जो दिया है, रामभद्राचार्य संस्कृत के साहित्यकार हैं और उर्दू साहित्यकार गुलजार, इन दोनों को प्रदान किया जाएगा। यानी कि इनमें से स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, यानी कि कितने कथन सही हैं? तो इसके 2 कथन सही हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन सही हैं। ठीक है, कितने कथन? तो केवल 2 कथन सही हैं। ठीक है, एक कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देखिए आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ केवल 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कितने कथन यहाँ पर पूछा गया, लिखा हुआ है कितनों को चयनित किया गया है, तो 2 को चयनित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है? क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सबको न्याय, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 नव भारत नव संकल्प, यह भी सही है। ऑप्शन 3 विधि जागृति अभियान, यह भी सही है। और ऑप्शन 4 न्याय सेतु, यह भी सही है। यानी कि 22 में देखा जाए तो 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 23 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसका गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था, यह कथन सही है। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को इसका अध्यक्ष नामित किया गया, यह भी सही है। ऑप्शन सी यह एक गैर सांविधिक निकाय है, गैर सांविधिक निकाय यह नहीं है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इस समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित किया जाता है, यह भी सही है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला आइए 24 नंबर, निम्नलिखित नीचे दिए गए कार्यक्रमों पर विचार करिए। उपर्युक्त में से कितने कार्यक्रमों ने 2013-14 से 22-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 28.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए क्या क्या है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, यह भी सही है। ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डायरेक्टली अगर देखा जाए तो गरीबी निवारण में सहायक नहीं है। ठीक है, उसके लिए स्टार्टअप के लिए लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि शिशु तरुण ये सब के कैटेगरी में लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका 3 नहीं होगा। ठीक है, चौथा है सौभाग्य योजना, यह भी सही है। 5वां है मिशन पोषण 2.0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी, यह भी सही है। ठीक है, तो है कि उपर्युक्त में से कितने सही होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 4। स्टेटमेंट 1, 2, 4 और 5 यानी कि केवल 5 विकल्प में से केवल 4 सही हैं, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 25 नंबर, उच्चाधिकार प्राप्त के राधाकृष्णन समिति ने उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रत्यायन एक्रीडिटेशन प्रणाली अपनाए जाने की सिफारिश की है? ऑप्शन 1 सी से A++ तक का ग्रेड प्रणाली। ऑप्शन 2 बाइनरी प्रत्यायन प्रणाली और ऑप्शन 3 मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड प्रत्यायन प्रणाली। तो इसका ऑप्शन 2 एवं 3 सही होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में
आयोजित पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वोत्तम नवोन्मेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में किस योजना को सर्वोत्तम इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वामित्व योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि स्वामित्व योजना जो है वह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 24 अप्रैल को ही इस जो स्वामित्व योजना है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस बार पब्लिक पॉलिसी डायलॉग 2024 में इसे सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है? इस पे आपको ध्यान देना। ऑप्शन ए, सभी वर्गों के लिए सकल नामांकन अनुपात 28.4 यह सही है। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सकल नामांकन अनुपात 27.2 यह भी सही है। ऑप्शन सी, एसटी वर्ग के लिए सकल नामांकन अनुपात 25.8 यह भी सही है। ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए महिलाओं में सकल नामांकन अनुपात 26.9 यह गलत है, इससे कम है। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। VBI विजय राघवन समिति किससे संबंधित है? कुल मिलाकर यही प्रश्न कहा गया है। तो विजय राघवन समिति जो है वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की कार्यप्रणाली से संबंधित है। अगला 29, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को नॉटी बॉय तथा स्मार्ट बॉय कहा जाता है? यानी कि इसरो की किस लॉन्च अभियान है जिसे नॉटी बॉय तथा स्मार्ट बॉय के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV F14, यानी कि 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला 30 नंबर प्रश्न, अभी हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टलों पर विचार करिए। ए, नेविगेट पोर्टल, 2 प्रेस सेवा पोर्टल, 3 स्थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय पूंजी का विकास और डी केंद्रीय संचार ब्यूरो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कहा गया है। यहाँ पर तो 4 पोर्टल विकल्प में दिए गए हैं। अब प्रश्न को सुनिए। प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल है? तो देखिए यहाँ जो विकल्प दिया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, तो आपको ऑप्शन पढ़ने से ही लग जाएगा कि सारे जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय, केबल ऑपरेटर सूचना प्रसारण मंत्रालय, संचार ब्यूरो कम्युनिकेशन मंत्रालय, प्रेस कम्युनिकेशन मंत्रालय, नेविगेट या प्रेस मंत्रालय। ठीक है, तो 30 का चारों करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 30 का? सभी 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि सी। अगला, ओडिसियस नामक एक अंतरिक्ष यान अभी हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। कौन सा यान? ओडिसियस। यह यान किस देश का एक वाणिज्यिक यान है? तो जो ओडिसियस है वह नासा अमेरिका से संबंधित है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 32 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद पर पराजित प्रत्याशी को विजय घोषित करने में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, क्योंकि यह बहुत हाईलाइटेड प्रश्न रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 142। आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पर नए सिरे से रिजल्ट घोषित किया और जो पराजित प्रत्याशी थे, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको वहां पर विजयी घोषित किया गया। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 33 नंबर प्रश्न है, ओपन AI के द्वारा लॉन्च किए गए सोरा SORA सोरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, सोरा एक कृत्रिम मेधा मॉडल है जो पाठ यानी कि टेक्स्ट आधारित निर्देशों के अनुसार वास्तविक एवं काल्पनिक दृश्य सृजित कर सकता है। तो यह आंसर करेक्ट है। कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, उसे चुना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, सोरा केवल
30 मिनट तक की अवधि के टेक्स्ट टू वीडियो ही बना सकता है। नहीं, ये 30 मिनट की अवधि नहीं बल्कि 1 मिनट की अवधि। ऑप्शन सी, सोरा बहु अभिलक्षणों के साथ जटिल दृश्य सृजित करने में सक्षम है, सही है। और ऑप्शन डी, सोरा यह समझने में सक्षम है कि उसके उपयोगकर्ता ने क्या निर्देश दिया, साथ ही यह भी ऐसी चीजें भौतिक जगत में किस रूप में विद्यमान हैं। यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी असत्य है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 34 नंबर प्रश्न है, स्थानीय निवासियों एवं प्रशासन के बीच विवादों में घिरी पंडाराम भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। क्या है जगह का नाम? पंडाराम। अब आप लोग बताइए ऑप्शन में से कहां पर पंडाराम स्थित है। बहुत न्यूज में रहा है। तो पंडाराम बेसिकली लक्षद्वीप में स्थित है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 35 नंबर प्रश्न, न्यायाधिकरण की शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि न्यायाधिकरण की शक्ति और अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है यहां पर, न्यायाधिकरण प्रशासनिक अथवा कर विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है, यानी कि 35 का ए सही है। ठीक है, प्रश्न कौन सा कथन गलत है, इससे आपको ध्यान रखना है। तो 35 का ए सही है। अब आइए इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधिकरण शासी कानूनों के तहत सरकार को कोई नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, यह भी कथन सही है। ठीक है, न्यायाधिकरण गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, ये गैर संवैधानिक निकाय नहीं होती है न्यायाधिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा असत्य है? तो सी, ऑप्शन डी, उच्च न्यायालयों को न्यायाधिकरणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की निर्विवाद शक्ति प्राप्त है, यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसका असत्य है ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 36 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित पहले प्रारंभ की गई है। संपोषणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा पहल प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, परंपरागत कृषि विकास योजना, यह भी सही है। ऑप्शन डी, सी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, यह भी सही है। और ऑप्शन डी, नदियों के दोनों किनारों पर जैविक खेती का विकास, यह गलत है। ठीक है, नदियों के दोनों किनारों पर देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि नदियों के दोनों किनारे हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में जैविक खेती का विकास, सरकार के द्वारा ऐसी कोई स्कीम लाई नहीं गई है। ठीक है, हाँ, बिहार में अगर आप देखेंगे कि गंगा नदी के दोनों किनारे यह योजना लाई गई है कि जैविक कृषि का विकास किया जाए, लेकिन प्रश्न भारत में पूछा गया है तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 कथन सही है, यानी कि 36 का आंसर हो गया ए। अगला 37 नंबर प्रश्न है, नारंगी रंग का मेढक कहां पर पाया जाता है। पर्पल फ्रॉग, नारंगी रंग का मेढक कहां पर पाया जाता है। ऑप्शन ए, अन्नामलाई पहाड़ी, बी, विंध्य पर्वतमाला, सी, शिवालिक पहाड़ी और डी, छोटा नागपुर। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अन्नामलाई पहाड़ियों में देखेंगे कि नारंगी रंग का मेढक पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, स्वीडन में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक मृदा ई सॉइल किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त हो सकती है। तो स्वीडन में जो लिंकापिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा वहां के जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा ई सॉइल जो डेवलप किया गया है वह बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स की कृषि में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 39 नंबर प्रश्न है, डार्क एनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यानी कि डार्क एनर्जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रहस्यमय स्वरूप है जो ब्रह्मांड की समग्र ऊर्जा सामग्री का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी तथा 27% हिस्सा डार्क मैटर है, यह भी कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? इसका दोनों कथन सही है, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आज का प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर MCQ का अंतिम प्रश्न है,
भारत के किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? प्रश्न पे ध्यान दें, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाएगी? तो कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति देखने को मिलेगी, मन्नार की खाड़ी में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सुंदरबन डेल्टा में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के अंतर्गत जो करंट अफेयर से संबंधित जो एमसीक्यू डिस्कस दिया हुआ था उसे आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसके पूर्व में भी अप्रैल महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी शॉर्ट नोट्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये सारे जो वीडियो हैं वह बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत करें। हर एक वीडियो, हर एक प्रश्न, हर एक फैक्ट जो है वह प्रीलिम्स के लिए आप लोग तैयार करते चले ताकि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस यूट्यूब चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस चैनल से जुड़ सके। धन्यवाद।